ये हाल की स्मृति में हुए सबसे दर्दनाक डाइविंग हादसों में से एक का दृश्य है। पॉइंट पियरे, त्रिनिदाद के शांत पानी के नीचे रखरखाव दल एक तेल लाइन पर काम कर रहे हैं जो समुद्र तल से गुजरती है। यह एक उच्च दबाव वाला काम है जो न केवल पाइपलाइनों को सील करता है बल्कि भाग्य को भी। यह परिया डाइविंग घटना की कहानी है। एक श्रृंखला में आपका स्वागत है जिसे मैं वैज्ञानिक रूप से मरने के दिलचस्प तरीके कहरा दिया हूँ, इस बार लंबे प्रारूप में, क्योंकि यह कहानी आज भी सामने आ रही है। 25 फरवरी 2022 को त्रिनिदाद के तट के गर्म पानी में 5 कमर्शियल गोताखोर एक बंदरगाह सुविधा के पास पानी के नीचे की तेल पाइपलाइन पर एक रूटीन काम कर रहे हैं। टीम में क्रिस्टोफर बूदरम, काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फजल कुर्बान और आर्शी नागर शामिल हैं। सभी अनुभवी गोताखोर हैं। उनका काम बर्थ 6 पर मरम्मत करना था, जो परिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली पानी के नीचे की राइजर पाइपलाइन है। ऐसा करने के लिए गोताखोर एक हाइपरबेरिक चैम्बर में काम कर रहे थे, जो एक पानी के नीचे का आवाज था जिसे शुष्क काम करने का वातावरण प्रदान करने के लिए दबाव में रखा गया था। उनकी मरम्मत के हिस्से के रूप में दल को पाइपलाइन के अंदर से एक हवा भरे प्लग, इन्फ्लेटेबल प्लग को हटाना था, जिसे पाइप में डालकर सील किया गया था ताकि बचे हुए हाइड्रोकार्बन को पर्यावरण में जाने से रोका जा सके। लगभग 3 बजे गोप्रो फुटेज में काजिम अली जूनियर को उस रेंचर्स को उठाते हुए दिखाया गया है जिसकी प्लग हटाने के लिए जरूरत थी, और वह उसे क्रिस बूदरम को देता है जो उसे मरम्मत दल के दूसरे सदस्य को थमा देता है। जैसे ही काजिम अली जूनियर खुद को पानी से बाहर और प्लेटफॉर्म पर उठाना शुरू करता है, उसकी टीम हवा भरे प्लग को ढीला करना शुरू कर देती है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्लग के आगे की पाइपलाइन मूल रूप से एक वैक्यूम शून्य है। इसे हफ्तों पहले तेल से खाली कर दिया गया था, जिससे एक खाली जगह बन गई थी जहां तापमान में बदलाव, फंसी हुई हवा या समुद्र के अपने वजन ने पाइपलाइन और प्लेटफॉर्म के बीच खतरनाक रूप से कम दबाव पैदा कर दिया था। इस परिदृश्य को डेल्टा पी या डिफरेंशियल प्रेशर के रूप में जाना जाता है, जहां दबाव का अंतर एक पल में हजारों पाउंड का बल उत्पन्न कर सकता है। जिस क्षण प्लग ढीला हुआ, चेंबर में अराजकता फैल गई। तेज दबाव वाली आवाज समुद्र का पानी चेंबर में विस्फोट करता है, उसे भर देता है और पाइपलाइन के नीचे एक भंवर वॉर्टेक्स बनाता है जो टीम को अपने साथ बहा ले जाता है। पाइप के अंदर अनुमानित 7 टन बल के साथ समुद्र का पानी तेजी से बहता है। 50 सेकंड तक गोताखोरों को चींठडों की तरह उछाला जाता है, क्योंकि वे पाइपलाइन की धातु की दीवारों से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और उनके शरीर में ऐंठन होने लगती है, वे रुक जाते हैं और धीरे धीरे उनकी नई वास्तविकता की भयावहता सामने आने लगती है। Within a second, it was like tornado. Everything just spinning and beating you up, and it happened so fast. You couldn't react. I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speeds. Couldn't hold my breath no longer, man. Throat. When you're holding your breath for too long, after a while, your body, your lungs just fight to try to gas a breath, and when you're forcing your airways close, you see a noise. Your body suffering to pull air. Unbelievable nightmare. Eyes burning. Every time you try to open your eyes, it's burning. You're pitch black. You can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Your body sore. And at that point, I tell myself I was going to end dead. वे एक घुटन भरे 30 इंच व्यास वाले धातु के पाइपलाइन में फंसे हुए हैं जो समुद्र की सतह से 16 मीटर नीचे है। उनकी आंखें तेल के अवशेषों से जल रही हैं जो अभी भी पाइप के अंदर लगे हुए हैं, और बची हुई गैसों फ्यूम्स से हर सांस उनके फेफड़ों में चुभ रही है। लंबा ठहराव। हैरानी की बात है कि सभी 5 गोताखोर शुरुआती घटना से बच गए थे और खुद को पाइपलाइन के अंदर एक एयर बबल, हवा के बुलबुले में फंसा हुआ पाते हैं, जो समुद्र तल के उतार चढ़ाव के कारण बना था। एक पल के लिए घबराहट थी, लेकिन राहत भी थी। जिंदा और होश में वे एक दूसरे को पुकारते हैं। अंधेरे में कहीं क्रिस बूदरम को एहसास होता है कि उसका बायां हाथ बुरी तरह से घायल है, शायद अपनी जगह से हट गया है या टूट गया है, साथ ही उसका टखना भी। दूसरे भी इसी तरह की चोटों के बारे में चिल्लाते हैं, दबी हुई आवाजें। काज, क्या तुम ठीक हो? नहीं। क्या कोई अंग टूटा है? मेरी टांग। तुम्हारी टांग ठीक है? यूसुफ, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ भाई, क्या हुआ? मेरी टांग टूट गई। दर्द के बावजूद एड्रेनालाइन का स्राव होता है। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, लेकिन गोताखोरों को यह नहीं पता कि उन्हें कितनी दूर खींचा गया है या अब वे किस दिशा में हैं। इस पाइपलाइन का एक सिरा वापस उस सबसी हैबिटेट ओर जाता है जहां से वे आए थे। दूसरा रास्ता बर्थ 5 की ओर जाता है, जो एक तट पर स्थित रिफाइनरी है जिसे मरम्मत के कारण
मजबूती से सील कर दिया गया है। कुछ बहस के बाद वे एक दिशा का सबसे अच्छा अंदाजा लगाते हैं और अपने घायल शरीरों को पाइपलाइन के जरिए घसीटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, उन्हें एक ऑक्सीजन टैंक मिलता है जिससे वे समय समय पर सांस लेते रहते हैं ताकि उनके सिस्टम में ताजी हवा बनी रहे और आने वाली मतली और भ्रम से लड़ सकें। आगे बढ़ाना धीमा और कठिन था। पाइप के अवशेषों पर फिसलते हुए और हादसे से घायल होने के कारण कई लोग कुछ पल के लिए ही हिल पाते थे और फिर थकान के कारण उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ती थी। वे एक और समस्या पर ध्यान देने लगते हैं। पाइपलाइन में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था क्योंकि वे लाइन के नीचे की ओर जाने वाले हिस्से में जा रहे थे। वे अपनी पीठ के बल आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि क्रिस बूदरम की नाक और पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से के बीच केवल 6 इंच हवा नहीं बच जाती। इसी समय के आसपास क्रिस को एक दूसरा ऑक्सीजन टैंक मिलता है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि वे इस तरह जारी नहीं रख सकते। क्रिस, जो अभी भी आगे बढ़ने में सक्षम था, सुझाव देता है कि वह 2 ऑक्सीजन टैंकों में से एक लेगा और आगे बढ़ेगा। लंबा ठहराव। बाकी 4 लोगों को अंधेरे में पाइपलाइन के एक छोटे से एयर पॉकेट, हवा की जेब में आराम करने के लिए छोड़कर जो भी सांस लेने योग्य हवा बची थी उसे साझा करते हुए क्रिस अपने बचे हुए एक ठीक हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके खुद को पानी भरी पाइपलाइन से खींचता है। जैसे ही पानी पाइपलाइन को पूरी तरह से भर देता है, वह पलटकर अपने पेट के बल आ जाता है, टैंक को अपने आगे धकेलता है और तैरना शुरू कर देता है, यह जाने बिना कि वह सुरक्षा की ओर बढ़ रहा है या और गहरी मुसीबत में। धीरे धीरे वह नोटिस करने लगता है कि टैंक से हवा खींचना मुश्किल होता जा रहा है। उसकी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है और वह जानता है कि उसकी एकमात्र उम्मीद पाइपलाइन में कहीं और एयर पॉकेट ढूंढना है। जैसे जैसे हर सांस लेना मुश्किल होता जाता है, वह लेता है जिसे वह टैंक से अपनी आखिरी सांस मानता है, और जैसे ही वह सोचता है कि उसका भाग्य तय हो गया है, वह एक दूसरे एयर टैंक से टकराता है। 2 ऑक्सीजन टैंक ले जाते हुए क्रिस के लिए यह केवल 10 से 20 मीटर की छोटी तैराकी थी जब वह फिर से किसी चीज से टकराता है। इस बार यह पाइपलाइन का ऊपर की ओर जाने वाला मोड़ था। वह बर्थ में से 1 तक पहुंच गया था। उसे यकीन नहीं था कि वह बर्थ 5 या 6 पर है। वह जानता था कि वह अब संभावित बचाव या निश्चित मौत की खोज से कुछ ही पल दूर है। चैम्बर मिल गया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उससे मिलने के लिए वहां कोई बचाव दल नहीं था। उसका दिल डूब जाता है। वह आधे भरे टैंक को अपने नीचे गिरा देता है, यह जानते हुए कि यह धीरे धीरे नीचे जाएगा, इस मामले में कि फजल उसके नीचे सतह पर आ रहा हो। लेकिन जैसे ही वह खुद को पाइपलाइन से बाहर निकालने के लिए पहुंचता है, वह पाता है कि पाइप का किनारा उसकी पहुंच से कुछ ही इंच ऊपर है। थका हुआ वह एक जंजीर से चिपक जाता है जो वहां लटकी हुई थी और प्रार्थना करता है कि कोई उसे ढूंढ ले। समय दर्दनाक रूप से धीरे धीरे बीतता है जब वह अंधेरे में बैठा होता है। फिर अचानक उसे पाइपलाइन के बाहर से एक खटखटाहट सुनाई देती है। सहज रूप से वह वापस खटखटाता है। बेहोश होने के करीब, कमजोर और थका हुआ, अचानक ऊपर डाइव चेंबर में एक रोशनी उभरती है और शाम 6 बजे शुरुआती घटना के 2 घंटे से अधिक समय बाद क्रिस को आखिरकार बाहर निकाल लिया जाता है। डाइव बार्ज पर मौजूद दल उसे ऊपर खींचता है, घायल, तेल से सना हुआ और पानी खांसता हुआ, लेकिन जिंदा। वह तुरंत दूसरों को बताता है कि 4 अन्य लोग अभी भी नीचे हैं। जहां तक वह जानता है वे जिंदा हैं और उनसे तुरंत बचाव अभियान शुरू करने की विनती करता है। ऊपर मौजूद गोताखोर ठीक यही करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कई स्वयंसेवक, जिनमें फंसे हुए लोगों में से एक का बेटा भी शामिल है, वापस हैबिटेट में और पाइप में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ पाइपलाइन में बची उपलब्ध ऑक्सीजन कम होती जा रही है। पहले एल्बो के नीचे तक जाने का एक छोटा डाइव प्रयास किया जाता है, जहां क्रिस द्वारा गिराया गया एयर टैंक बरामद किया जाता है, और कुछ वृतांत यह भी बताते हैं कि गोताखोरों ने पाइपलाइन के बाहर विभिन्न बिंदुओं पर खटखटाया और अंदर फंसे लोगों से वापस खटखटाहट सुनी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बचाव प्रयासों के इस महत्वपूर्ण क्षण में इसे रोक दिया जाता है। परिया फ्यूल ट्रेडिंग, जो पाइपलाइन का संचालन करने वाली कंपनी है, के प्रभारी अधिकारियों ने फैसला किया कि बचाव गोताखोरों को भेजना बहुत खतरनाक है, क्योंकि साइट पर कोई कमर्शियल डाइविंग उपकरण उपलब्ध नहीं था। तत्काल बचाव के बजाय एक धीमा, सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जाता है और शाम 6 से 7 बजे के बीच 2 और डाइव जहाजों के आगमन के बावजूद, जो दोनों कमर्शियल डाइविंग उपकरणों से पूरी तरह लैस थे, कंपनी ने डाइविंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, इस डर से कि दूसरी डेल्टा पी घटना अभी भी हो सकती है। रात करीब 8 बजे बर्थ 5 के पास पाइपलाइन पर खटखटाहट सुनी जाती है। खटखटाने की आवाज। वे पाइपलाइन से खटखटा रहे थे। हर कोई खटखटाने की आवाज सुन रहा था। गोताखोर खटखटाना सुन रहे थे। हादसे के बारे में सुनकर गोताखोरों के परिवार अब रिफाइनरी के कार पार्क में इंतजार कर रहे हैं, आगे की खबरों के लिए बेताब हैं। रात में बाद में डाइव टीम बर्थ 6 के प्रवेश द्वार पर एक ROV, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, लाती है और लोगों का पता लगाने के लिए पाइपलाइन की जांच करने की कोशिश
करती है। इस प्रक्रिया में कई घंटे लगते हैं और अंततः विफल हो जाती है क्योंकि आरओवी पाइपलाइन में बचे ऑक्सीजन टैंकों में से एक में उलझ जाता है। सुबह 2:30 अब शनिवार को बर्थ 5 के पाइप के राइजर पर फिर से खटखटाहट सुनी जाती है। 25 फरवरी की पूरी रात और सप्ताहांत तक फंसे हुए लोगों के परिवार और सहकर्मी पीड़ा में खबरों का इंतजार करते हैं, लेकिन परिया ट्रेडिंग कंपनी उनसे कोई संवाद नहीं करती। उम्मीद बनी रहती है कि शायद चारों गोताखोरों को एक स्थिर एयर पॉकेट मिल गया हो और वे कई घंटों तक जीवित रह सकें। स्टैंड बाय पर मौजूद गोताखोर कथित तौर पर जाने के लिए बेचैन और तैयार थे। कुछ तो जोखिम उठाने और आधिकारिक मंजूरी के बिना गोता लगाने को भी तैयार थे। और एक अपुष्ट दावा बताता है कि क्रिस ने अपना खुद का अनौपचारिक बचाव अभियान चलाने के लिए अस्पताल से खुद को डिस्चार्ज करने की भी कोशिश की, लेकिन कमान मजबूत रही। किसी भी गोताखोर को वापस पाइपलाइन में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन साथ ही कोई वैकल्पिक बचाव प्रयास भी नहीं किए जा रहे थे। अंत में घंटों की पीड़ादायक प्रतीक्षा के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण योजना बनाई जाती है। परिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी बर्थ 5 ब्लाइंड फ्लैंज ब्लाइंड फ्लैंज को हटाने की मंजूरी देती है, जो पाइपलाइन के मुख्य भूमि के सिरे पर लगी सील थी। हालांकि उन 13 घंटों में जब काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फजल कुर्बान और आरशी नागर पाइपलाइन के तल पर रहे, उनके शरीर अब पर्यावरण के बढ़े हुए दबाव के अभ्यस्त हो गए थे, जिसका अनुमान 2 से 3 वायुमंडल एटमॉस्फेयर्स के दबाव के बीच था। यह दबाव ही पानी को अपनी जगह पर बनाए हुए था और पाइपलाइन के भीतर बचे आखिरी एयर पॉकेट्स को सहारा दे रहा था। सुबह लगभग 6 बजे टीमों को बर्थ 5 फ्लैंज को हटाने का आदेश दिया जाता है और एक पल में पाइपलाइन में दबाव 2 वायुमंडल से गिरकर 1 हो जाता है। तुरंत बर्थ 6 राइजर में पानी का स्तर लगभग 11 मीटर गिरता हुआ देखा जाता है, क्योंकि पानी पाइपलाइन के माध्यम से फिर से वितरित होने के लिए दौड़ता है, जिससे बचे हुए एयर पॉकेट बाहर निकल जाते हैं और यह पूरी तरह से भर जाता है। इस पल में 4 फंसे हुए लोगों का भाग्य तय हो गया था। या तो वे तेजी से दबाव कम होने रैपिड डिकम्प्रेशन के प्रभावों के आगे झुक गए क्योंकि उनकी रक्त वाहिकाओं में गैस के बुलबुले बन गए, या वैकल्पिक रूप से जैसे ही एयर पॉकेट ढह गए वे बस डूब गए। हम नहीं जानते कि बीच में क्या हुआ, लेकिन उस रात शाम 6 बजे तक 12 घंटे बाद परिवारों को सूचित किया गया कि प्रयास बचाव से बरामदगी रिट्रीवल में बदल गए हैं। सोमवार 28 फरवरी 2022 को शाम लगभग 6 बजे काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी और फजल कुर्बान के शव पाइपलाइन से निकाले गए। चौथे गोताखोर आरशी नागर को कुछ दिनों बाद गुरुवार 3 मार्च की तड़के निकाला गया। बाद के ऑटोप्सी से पता चला कि सभी फंसे हुए लोग कम से कम शनिवार की सुबह तक जीवित थे, जिनमें से एक संभावित रूप से सोमवार तक जीवित रहा। इस परिणाम से तबाह होकर 2022 में घटना की जांच के लिए एक आधिकारिक जांच आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया। 2023 के अंत में इसके द्वारा दिए गए निष्कर्ष निंदनीय थे। आयोग ने बताया कि परिया के पास ऐसी आपात स्थिति के लिए कोई उचित बचाव योजना नहीं थी और उसने बचाव का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया था। जांच के दौरान परिया के अधिकारियों ने कहा था कि दुर्घटना होने के बाद लोगों को बचाने की उनकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें डर था कि इससे वे और कंपनी और अधिक दायित्व लायबिलिटी में आ जाएंगे। आयोग ने परिया की कार्रवाइयों और निष्क्रियता की निंदा करते हुए इसे घोर लापरवाही, ग्रॉस नेग्लिजेंस करार दिया, जो संभावित रूप से आपराधिक हो सकती है। अदालत की कार्यवाही की आवाज। आप उस दिन इस घटना के प्रबंधन को क्या रेटिंग देंगे? उत्कृष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लोगों की मौत हो गई एक ऐसी घटना में जिसे आपको प्रबंधित करना था और आप उसे उत्कृष्ट मानते हैं। इस रुख ने, जिसमें जरूरी जीवन रक्षक प्रयासों पर दायित्व संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता दी गई, कई लोगों को नाराज कर दिया। यह एक संतुलन बनाने वाला कार्य है ना? यह एक अलग संतुलन बनाने वाला कार्य हो सकता है यदि पाइप में आपके पिता या आपके बेटे होते। सितंबर 2024 में परिया ट्रेडिंग कंपनी और लैंड एंड मरीन कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, जिसे परिया ने पाइपलाइन की मरम्मत के लिए अनुबंधित किया था, के प्रबंधकों के खिलाफ आरोप दायर किए गए। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जून 2025 में इस मामले की अध्यक्षता कर रही प्रिवी काउंसिल ने दलीलें सुनी जो यह तय कर सकती हैं कि क्या किसी को कभी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस मामले के लिए परिसीमाएं, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस, यानी एक घटना के बाद की अधिकतम समय अवधि जिसके दौरान कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है, 6 महीने है। त्रिनिदाद की व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा लाए गए आपराधिक मामले 2023 की आयोग रिपोर्ट के बाद की 6 महीने की खिड़की से बाहर आते हैं। इसलिए इस आपराधिक मामले को पूरी तरह से एक तकनीकी खराबी, टेक्निकलिटी के आधार पर खारिज किया जा सकता है। पिछले सप्ताह तक काउंसिल ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अंत में परिया डाइविंग घटना की त्रासदी एक कठोर याद दिलाती है कि क्या होता है जब भौतिकी के नियम मानवीय त्रुटि, वीरता और कायरता से मिलते हैं। जैसे प्रकृति माँ शून्य, वैक्यूम से घृणा करती है, वैसे ही हमें उन लोगों से घृणा करनी चाहिए जो मुनाफे को
लोगों से ऊपर रखते हैं, क्योंकि मेरे अंदर सब कुछ बचाव अभियान के लिए खुला था। मेरे अंदर सब कुछ उम्मीद कर रहा था कि बचाव अभियान चल रहा है, कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं जा रहा था।